मोल कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था बच्चों, उसमें हमने लास्ट टॉपिक देखा था एम्पिरिकल फार्मूला का। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्टोक्योमेट्री वन। तो देखो स्टोक्योमेट्री वन जो है वो भी मोल कॉन्सेप्ट का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें हम बेसिकली केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी तुम लोग कॉपी में हेडिंग दे दोगे स्टोक्योमेट्री वन, ठीक है। और उसके नीचे से हम लोग जो पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक बात बताओ पहले तो, केमिकल रिएक्शन कहते किसको है? तो केमिकल रिएक्शन, कोई भी तुम रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन के शुरुआत में तुम्हारे पास रिएक्टेंट होता है, और जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर जाता है तब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। मान लो कि अगर हमने ऐसा लिखा है N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2 मोल NH3, चाहे अमोनिया। तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि नाइट्रोजन का 1 मोल, नाइट्रोजन के आगे कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ये रिएक्शन पहले तो देखो, N2 प्लस H2 बराबर NH3, ये रिएक्शन हुआ। तो ये रिएक्शन तुमको बस ये बता रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके NH3 बनाता है, ठीक है। लेकिन तुम पढ़े होगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अनुसार हमारा जो भी रिएक्शन होता है उसमें एटम जो रहता है वो पूरी तरह से कंजर्व होता है। कहने का मतलब रिएक्टेंट में जो जो एटम होगा प्रोडक्ट में वही एटम होगा, और उसके लिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये तो तुम बाद में सीखोगे। अभी तुम्हारे पास वैसे भी छोटा मोटा रिएक्शन आएगा जिसको बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और प्रोडक्ट में एक ही नाइट्रोजन है, तो दोनों साइड सेम अमाउंट में नाइट्रोजन होना चाहिए। तो जब यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, तो 6 करने के लिए इसको आगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करना हुआ। अभी फिलहाल जो भी तुमको सवाल आएगा उसमें रिएक्शन को बैलेंस करके दिया रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, सपोज करो ये तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस करके दे दिया। अब अगर हम तुमसे पूछे कि ये जो चीज तुम देख रहे हो सामने, ये जो तुम केमिकल रिएक्शन सामने देख रहे हो, ये तुमको क्या जानकारी दे रहा है? तो देखो ये क्या जानकारी दे रहा है, ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, क्योंकि नाइट्रोजन का आगे कोफिशिएंट कितना है? 1 है। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है। एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उस प्रक्रिया में NH3 का 2 मॉलिक्यूल देता है। ये तुम्हें जानकारी इस रिएक्शन से मिल रहा है, ठीक है। यही जानकारी मिल रहा है और इतना हमारे लिए एनफ है आगे जो भी हम काम करेंगे उसके लिए। तो अगर इसको तुम्हें लिखना है तो तुम क्या लिखोगे? 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तुम मॉलिक्यूल में भी लिख सकते हो, तुम मोल में भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मोल जो होता है वो मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है। मोल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, तो मोल हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस कितना? 2 मोल्स ऑफ, ठीक है, NH3। तो ये तो बात हुई इस रिएक्शन की, ये तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग बात की है ना। अगर मान लो इसको अगर नोट करना है तो पहले नोट कर लो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लिए होगे, बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमारा हो गया एक रिएक्शन, एक पार्टिकुलर रिएक्शन हम ले लिए। लेकिन रिएक्शन तो ऐसा ऐसा बहुत सारा हो सकता है। तो मान लो हमारा रिएक्शन ये है, सपोज करो A हमारा रिएक्टेंट है, B हमारा रिएक्टेंट है। दोनों आपस में रिएक्शन किया और दिया तुम्हें C और साथ में दिया D, ठीक है। ये चारों का चारों मॉलिक्यूल होगा, चाहे एलिमेंट होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है। अब तुम इसको बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के क्रम में सपोज करो हमारा जो A है उसका कोफिशिएंट 2 आ गया, हमारा जो B है उसका कोफिशिएंट 5 आ गया, हमारा जो C है उसका कोफिशिएंट 6 आ गया, और जो D है उसका कोफिशिएंट 1 ही रहा। सपोज करो ये बैलेंस हो गया। तो बिल्कुल अभी जो तुम लिखे थे उसी के तर्ज पे क्या तुम इसको भी लिख सकते हो? तो इसे क्या लिखोगे? इसे आप लिखोगे 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विथ 5 मोल्स ऑफ B। कंप्लीटली भी ऐड कर सकते हो। कंप्लीटली का मतलब ये हुआ
कि ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करके दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, दोनों में से कोई भी जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई बच जाएगा। ठीक है, 2 moles of A react with 5 moles of B completely to produce क्या 6 moles of C and 1 mole of D। ठीक है बच्चों, तो ये एक रैंडम रिएक्शन हो गया, लेकिन अभी भी इसका कोफिशिएंट जो है हम लोग कोई नंबर एज्यूम कर लिए थे, जरूरी नहीं है कि ये नंबर हो, बैलेंस करके कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो एक और बात बताओ, सपोज करो यही सेम रिएक्शन है, A प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस डी, लेकिन अब जब तुम इसको बैलेंस किए तो कोफिशिएंट कुछ भी आ सकता है, तो कोफिशिएंट तुम इसका वेरिएबल मान लो, जिस नंबर से बैलेंस करते हो ना उस नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सपोज करो हमारा जो रिएक्टेंट A है इसका कोफिशिएंट आ गया स्मॉल ए भी कोई नंबर हो सकता है। हमारा जो B है उसका कोफिशिएंट 5 नहीं आकर 7 आ गया, 7 नहीं आकर 11 आ गया, 11 नहीं आकर स्मॉल b आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट में जो C है उसका कोफिशिएंट स्मॉल c आ गया और जो D है उसका कोफिशिएंट स्मॉल d आ गया। तो हमारा रिएक्शन भी रैंडम हो गया और इसका बैलेंसिंग भी रैंडम हो गया। तब अगर इसको लिखना हो बच्चों तब आप क्या लिखोगे, तो लिख दिया जाए इसे भी, इसे हम लिखेंगे स्मॉल a मोल्स ऑफ कैपिटल A। ठीक है, कैपिटल A हमारा कंपाउंड है और स्मॉल a उसका बैलेंसिंग है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो कैपिटल A का कितना मोल, स्मॉल a मोल्स ऑफ कैपिटल A react with a small b moles of capital B to produce, है ना, कंप्लीटली रिएक्शन कर रहा है, लिखना कोई जरूरी नहीं है, to produce a small c moles of C and a small d moles of D। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया समझ में? कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है तो उस रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, मान लो तुम राशन की दुकान में जाते हो और राशन की दुकान के बाहर लिखा हुआ है RS40 पर केजी चीनी का प्राइस लिखा हुआ है RS40 पर केजी, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि तुम दुकान में केवल 1 केजी चीनी ही खरीद सकते हो? नहीं, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, कितना भी खरीद सकते हो। तो फिर वो लिखा क्यों है RS40 पर केजी क्यों लिखा है? तो वो लिखा है तुमको बस रिलेशन बताने के लिए कि अगर तुम्हें 5 केजी खरीदना है तो 40 रुपए का 1 केजी है तो 5 केजी के लिए तुमको 200 रुपए देना पड़ेगा दुकानदार को। ये मदद है, ये हेल्प है, एक रिलेशन है, एक रिलेशन तुमको दे दिया कि तुम खुद से इसको कैलकुलेट कर लो। जो भाव लिखा है, जो रेट लिखा हुआ है, उसे तुम्हें जितने का नीड है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 40 रुपए पर केजी लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर में 1 केजी चीनी की जरूरत है ना, तुम्हें 2 केजी की जरूरत पड़ सकती है, 5 केजी, अगर कोई शादी या पार्टी है तो 500 केजी का भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो वो बस रेट लिखा है, तुम्हारा जो एक्चुअल नेसेसिटी है उससे उस रेट को कोई मतलब नहीं है, वो बस कैलकुलेशन करने के लिए है कि तुम्हें कितना चीनी चाहिए तो कितना तुमको पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो भी हम लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं चाहे ये लिख रहे हैं, ये वही रेट लिखा हुआ है दुकान के बाहर का। तुम बाहर से कोयला लेकर आए, मान लो एक और रिएक्शन लिख रहे हैं, कोयला का मतलब क्या, कार्बन का मतलब क्या, C, और C जब O2 से रिएक्शन करेगा, तुम कोयला को जलाए तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में हमको बहुत सारा हीट भी मिलता है। ठीक है, अब एक बात बताओ ये लिखा हुआ क्या है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल O2 से, रिएक्शन बैलेंस्ड है, टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, अब एक बात बता, 1 मोल कार्बन का मतलब क्या, 12 ग्राम कार्बन, तो इसका मतलब क्या है कि तू 12 ग्राम कार्बन को ही जला सकता है। तो जब अपने घर में कोयला जलाएगा तो 12 ग्राम को जलाएगा, 12 ग्राम का मतलब क्या, 10 ग्राम, 50 ग्राम से भी 5 गुना कम, बहुत ही कम। लेकिन गांव में तुम देखे होगे कोयला जब जलता है तो बहुत ज़्यादा जलता है, 1 किलो 2 किलो चूल्हे में जल रहा है, तो बड़ा चूल्हा है तो 10 किलो 15 किलो भी जलेगा।
कहने का मतलब 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 1 मोल CO2 बनेगा। अगर 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो 1 मोल CO2 बनेगा। 2 मोल कराओगे तो अगर ये 2 मोल हो गया तो 2 मोल से करेगा, 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। 3 मोल तो 3 3 3 हो जाएगा। 4 मोल 4 4 4 हो जाएगा। अगर इसमें x से गुना हुआ तो सब में x से गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये बस एक रिलेशन है। एक्चुअल में तुम चूल्हे में कितना कोयला जला रहे हो उसके हिसाब से तुमको CO2 मिलेगा, है ना। तो रियलिटी में हम जो रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, है ना, रियलिटी में मान लो तुम नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के अमोनिया बनाना चाहते हो और तुमसे बोला कि बताओ कितना अमोनिया बनेगा, तो तुम बोलोगे कि जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हम रिएक्शन करा रहे हैं उसी के हिसाब से हमको अमोनिया मिलेगा। जैसे यहाँ पे कोई पूछे कि बच्चे तुम कोयला जला रहे हो चूल्हे में, तो बता कितना CO2 मिलेगा, तो तुम क्या बोलोगे, बेवकूफ़ हो क्या? तुम उसको बोलोगे तुम बेवकूफ़ हो क्या, ऐसे कैसे बता दे कितना CO2 मिलेगा। तुम अगर ये बताओगे कि कितना कार्बन हम लिए हैं, कितना कोयला लिए हैं, तब ना बता पाएंगे। अगर तुम 5 मोल कार्बन लोगे यानी कि 60 ग्राम, तो 5 मोल CO2 बनेगा, यानी 5 गुना 44 ग्राम बनेगा, है ना बच्चों। तो ये जो हम लिख रहे हैं, ये सारा का सारा जो लिख रहे हैं, ये बस एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि A का 2 मोल B के 5 मोल से रिएक्शन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल किया 5 मोल से, तो 4 मोल कितने से करेगा, 10 मोल से करेगा, है ना। 2 गुना 3 यानी 6 मोल कितने से करेगा, तो 5 गुना 3 यानी 15 मोल से करेगा, है ना। 2 मोल किया 5 मोल से, तो 1 मोल कितने से, 5/2 मोल से, और x मोल कितने से करेगा, तो 5/2 गुना x मोल से करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? करने का मतलब अब देखो सवाल तुमसे क्या पूछेगा, इसमें रिएक्शन दे देगा। रिएक्शन में तुम देख रहे हो कि 2 मोल है 5 मोल से कर रहा है रिएक्शन, तो तुमसे कोई दूसरा A का मोल दे देगा और पूछेगा बता कितने B से रिएक्शन करेगा और कितना हमें प्रोडक्ट बनेगा। यही सब कुछ हम स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इस टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम यही स्टडी करते हैं। तुमको कोई एक रिएक्टेंट का मात्रा दे देगा, रिएक्शन बैलेंस करके दे देगा, रिएक्शन का बैलेंस करना जो भी हुआ, जो भी तुम्हारे पास जानकारी मिला, उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज करके तुमको किसी और मोल से कितना बनेगा ये पता करना होगा, ठीक है। जो कि हम देखेंगे, अभी तुरंत देखेंगे, है ना। तो इतना पहले नोट करो अच्छे से पॉज करके, ठीक है। बढ़ते आगे, देखो फिर से हम रिएक्शन ले रहे हैं रैंडम सा 2A + 5B बराबर 3C = 7D बच्चों, ये रिएक्शन ले लिया, ठीक है। और देखो इनिशियल का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन का शुरुआत। तो रिएक्शन के शुरुआत में प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, प्रोडक्ट कितना है, 0 0 है। और A मान लो x मोल है तुम्हारे पास, x मोल, ठीक है। और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ x मोल अगर हमारे पास A है तो कितना B लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझाते हैं अच्छे से। घर में तुमको खाना बनाना है, खिचड़ी बनाना है, ठीक है। खिचड़ी बनाना है और तुम जाकर देखते हो कि चावल तुम्हारे पास 1 kg में है, 1 kg चावल है तुम्हारे पास बस, और पूरे चावल का तुमको बनाना है खिचड़ी। तो तुम 1 kg चावल निकाल लिए बाहर। अब अगर तुमको बोला जाए कि खिचड़ी में तो दाल भी डालोगे, तो क्या दाल तुम जो मर्जी सो डाल दोगे या फिर 1 kg जो चावल लिए हो उसी के हिसाब से डालोगे? तो तुम्हारा आंसर होगा उसी के हिसाब से हम डालेंगे, है ना। कभी अगर घर में खाना बनाए होगे, अगर तुमको कुछ जानकारी दिया गया होगा, है ना, कि बेटा, है ना, क्या जानकारी दिया गया होगा, 2 गिलास चावल लेना चाहे 3 गिलास चावल लेना, तो उसमें आधा गिलास दाल लेना, ऐसा कुछ जानकारी तुमको दिया गया होगा, तो तुम उस जानकारी के बेसिस में ही बनाओगे, ठीक है। हम बनाए हैं, वैसे ध्यान नहीं आ रहा है हमको कि कितना लिया जाता था रेशियो। तो अगर 2 गिलास चाहे 3 गिलास तुमको चावल लेने को बोला गया तो उसके हिसाब से ही तुम दाल लोगे। ऐसा नहीं है कि 2 गिलास 3 गिलास चावल ले लिए और दाल के जगह पे पूरा का पूरा ड्राम तुम उड़ेल दिए कि चलो सारा का सारा दाल इसमें डाल देते हैं ना। चावल का मात्रा अगर फिक्स है तो दाल का मात्रा उसी के हिसाब से आएगा। उसी प्रकार से अगर A का 2 मोल फिक्स है तो B तुम डेफिनेटली 5 ही मोल लोगे। लेकिन सवाल तुमको कह रहा है कि ना, A का 2 मोल लिए नहीं है, 2 मोल से 5 मोल, 2 मोल A से 5 मोल B रिएक्शन करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम A का लिए हैं कितना, तो x मोल लिए हैं। तो बताओ B कितना लेना होगा, है ना। 4 गिलास चावल के साथ आधा गिलास दाल, तो ये बताओ कि 10 गिलास चावल के साथ कितना दाल लगेगा, ये तुम्हारा सवाल है। तो तुम क्या करोगे,
बचपन में चले जाएंगे, बहुत आसान चीज था, पहले से हमारा किया हुआ है। क्या करते थे हम यहाँ पे, 2 मोल ए जो है वो रिएक्शन कर रहा है 5 मोल बी से, तो 1 मोल ए कितने से करेगा, 5/2 मोल बी से रिएक्शन करेगा बच्चों। यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़े होगे। तो कितना मोल है हमारे पास, x मोल है। समझना एकदम ध्यान से, इतना बढ़िया से इसको करा देंगे ना कि लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा, आराम से तुम लिख लोगे। ठीक है, तो x मोल ए बच्चों, x मोल ए कितने से रिएक्शन करेगा, तो तुम बोलोगे 5/2 इंटू x मोल बी से करेगा रिएक्शन। तो हम कितना लिखे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे 5/2 इंटू x मोल बी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, आ गया यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब रिएक्शन करा दिए, चावल दाल है ना, कुकर में बंद किए और चढ़ा दिए हम गैस पे। अब क्या होगा, समय बीतेगा, समय बीतेगा है ना, कुछ समय हुआ, सीटी दिया, तुम बंद कर दिए। अब तुम उसको खोले, जब तुम उसको खोले तो अब उसमें चावल दाल नहीं होगा, अब वो खिचड़ी होगा, प्रोडक्ट होगा तुम्हारे पास। केवल चावल दाल तुम जिस रेशियो में लिए थे, तुम्हें जिस रेशियो में जरूरत था उतना तुम लिए और वो सारा खत्म हो गया, तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। उसी प्रकार से जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा फाइनली, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और बनेगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा। कितना बनेगा, तो फिर इस तरीके पे जाएंगे। कैसे, देखो तो ध्यान से, ए का 2 मोल जब लेते हो तो सी का कितना मिलता है, 3 मोल मिलता है। चलो वही काम करो फिर से, क्या लिखेंगे बच्चों, 2 मोल ए जब लिए तो सी का कितना मिला, 3 मोल मिला, 3 मोल सी। तो अगर 1 मोल ए है हमारे पास तो कितना मिलेगा, 3/2 गुना x मोल सी मिलेगा। और ए बेसिकली है कितना, तुमने कितना रिएक्शन कराया है, x मोल। ये एक्चुअल होता है जिसका तुम रिएक्शन करा रहे हो, ये बैलेंसिंग तो बस रिलेशन होता है, बस जानकारी होता है। तो x मोल से कितना निकाल लो, x मोल अगर a है तो कितना बनेगा, 3/2 गुना, सॉरी x हम यहीं पे लगा दिए, यहाँ पे x नहीं होगा है ना, यहाँ पे बस 3/2 होगा, क्योंकि 1 मोल का निकाले थे ना, है ना। तो 2 मोल ए से 3 मोल सी, 1 मोल ए से 3/2 मोल सी, और x मोल से 3/2 गुना x मोल सी आ गया। ठीक है, तो सी लिख दो, कितना सी कितना बना, 3/2 गुना x मोल सी बना। यानी कि जब रिएक्टेंट था तब प्रोडक्ट नहीं था, और जब रिएक्टेंट खत्म हो गया तो अब प्रोडक्ट बनेगा। अब बी को निकालना है, फिर से इतना 3 लाइन लिखे हैं तो हम लोगों को आइडिया लग चुका है। अब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो एक चीज, जिसको निकालते हो उसको तुम राइट हैंड साइड में लिखते हो, बचपन से लिखते आ रहे हो, और जिसके सहारे निकालते हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हो। तो देखो तो क्या हो रहा है, जिसको राइट हैंड साइड में लिखोगे 3 वो ऊपर है, जिसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हो वो नीचे में है डिनोमिनेटर में, और जब x के लिए निकाले तो x से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर d को निकालोगे तो 2 मोल से बना 7 मोल। तो हम क्या बोले, जिसको निकालना है, जैसे c को निकालना था तो देखो c का कोफिशिएंट 3 ऊपर है, जिसके सहारे निकाल रहे हो a के सहारे उसका कोफिशिएंट नीचे है, और जितने मोल का निकाल रहे हो उससे मल्टीप्लाई हो गया। जरा चेक करो तो क्या सीखा है, जिसको निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर होगा। और देखो ये कोई रूल नहीं है, है ना, हम तो बस इसी से निकाल लिए ना, इसी को बस हम छोटा कर लिए, काम कर रहे हैं यही यूनिटरी मेथड, अलग से कुछ नहीं लग रहा। लेकिन क्योंकि हम लोग समझदार हैं, क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट हैं, तो हम ये 3 स्टेप में बोर्ड पे करने के बजाय इसको हम दिमाग में कर लेंगे। और दिमाग में कैसे करेंगे, जिसको निकालना होता है वो राइट में जाता है, अगर वो राइट में जाएगा तो फाइनल एक्सप्रेशन में उसका कोफिशिएंट हमेशा ऊपर आएगा, जिसके बेसिस पे निकाल रहे हो वो हमेशा नीचे आएगा, और जितने में निकालना है x में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जरा चेक करो, तुम b को निकाले थे ना, तो b को निकाले तो b का कोफिशिएंट कितना है, 5 ऊपर है, किसके बेसिस पे, a के बेसिस पे, तो a का कोफिशिएंट नीचे है, और जिसके बेसिस पे निकाल रहे हो उसके मोल से तुम कर दिए मल्टीप्लाई। चलो d को निकालो उसी तरह से, तो क्या लिखे, d का कोफिशिएंट कितना 7, तो 7 हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाई किसके सहारे निकाल रहे हो, तो तुम बोलोगे a के सहारे, तो a का कोफिशिएंट कितना 2 से डिवाइड कर दो इंटू, और जिसके कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे उसी के मोल से गुना करोगे, b के मोल से नहीं, a के कोफिशिएंट से डिवाइड किए हो, यानी कि तुम a के बेसिस पे निकाल रहे हो, a यहाँ पे होगा, तो फिर तुम लास्ट में भी तो a के मोल के सहारे ही निकालोगे ना, तो a का था x मोल, x से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम a पे नहीं निकालेंगे, खिचड़ी हमको बनाना है, हम चावल पहले नहीं लेंगे, पहले हम दाल ही लेंगे, तब बताइए। कोई बात नहीं, b के सहारे निकाल लो, अब निकाल के देखो। चलो b के सहारे हम निकाल रहे हैं बच्चों, देखना आप, b के सहारे d को निकाल रहे हैं, तो d का कोफिशिएंट कितना 7, लिख दो 7,
क्या सिखाए थे, नीचे में किसका कोफिशिएंट आएगा, एक आएगा, तो ना तुम बोलोगे बी के सहारे आप निकाल रहे हैं तो बी का कोफिशिएंट आएगा। बी का कोफिशिएंट कितना है 5 से डिवाइड कर दो, इनटू जिसके कोफिशिएंट से डिवाइड किए उसी के मोल से मल्टीप्लाई होता है, तो किससे गुना कर दे 5/2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 इंटू एक्स, 5 से 5 कट गया, देखो तो क्या आया, क्या बात है, सेम चीज आ गया। तुम ए के सहारे निकालो चाहे बी के सहारे निकालो सेम आएगा। एक काम करो, बी के सहारे सी को निकालो, डी के सहारे सी को निकालो, देखो तो सेम आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि रिएक्शन में सारा चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो तुम किसी के सहारे किसी को भी निकालो हमेशा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो देखो बी के सहारे सी को निकालते हैं, सी का कोफिशिएंट कितना 3/, डी का कोफिशिएंट कितना 7, जिसको निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिसके सहारे निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट नीचे, इनटू कितने से गुना कर दें, तो डी के सहारे निकाल रहे हो ना, तो डी का मोल कितना है, ये रहा, गुना कर दो 7/2 इंटू एक्स से, देखो तो क्या आया, 7 से 7 कट गया, रिजल्ट आ गया 3/2 इंटू एक्स मोल, सेम चीज आया 3/2 इंटू एक्स, 3/2 इंटू एक्स। क्लियर हो गया, पूरा अच्छे से नोट कर लो, अभी और इस पर प्रैक्टिस कराते हैं तब तक जब तक कि तुम लोग अच्छे से रखाना जाए। नोट कर लो पॉज करके। हो गया, बड़े आगे देखो बच्चों, ठीक है। अब ले रहे हैं जनरल रिएक्शन, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, ये रिएक्शन है, बैलेंस किया हुआ है, स्मॉल वाला बैलेंसिंग है, तुमको दे दिया। अब देखो इनिशियल फाइनल अब 2 लाइन में नहीं लिखेंगे, अब हम लोग एक ही लाइन में लिखेंगे। तुमको दे दिया ए एक्स मोल और कह रहा है कि बताइए हमारा यहाँ पे बी कितना होगा, हमसे कह रहा है कि बताइए बी कितना लेना होगा एक्स के साथ। तो क्या सिखाया था, जिसको निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, यानी बी होगा ऊपर, डिवाइडेड बाई ए के बेसिस पे, तो स्मॉल ए हो जाएगा नीचे, इनटू क्या ए के सहारे, तो ए का मोल कितना है एक्स मोल आ गया। बताओ सी कितना होगा, है ना, तो 0 0 नहीं करके एक ही लाइन में लिख रहा है। अंडरस्टूड है कि जब रिएक्टेंट होगा तब प्रोडक्ट नहीं होगा, जब प्रोडक्ट होगा तो रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा। हम लिखेंगे एक ही लाइन में, 2 लाइन वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बताओ सी कितना, तो ए के सहारे ही निकाल रहे हैं, ए के सहारे ही निकालो, तो सी का कोफिशिएंट कितना है स्मॉल सी डिवाइडेड बाई ए का कोफिशिएंट कितना है स्मॉल ए, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे एक्स से करेंगे, साथ साथ बोलते जाना। डी कितना होगा बताओ, स्मॉल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल ए इंटू एक्स मोल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, ए नहीं दिया है, बी दे दिया, बी दे दिया आपको वाई मोल। ठीक है, और बोल रहा है बताइए ए कितना लेना होगा, सी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा। ठीक है, तो ए कितना लेना होगा बताओ, अब ए को निकालना है। अब यहां से ध्यान देना, बी तुमको दे दिया और ए निकालना है, तो ए का कोफिशिएंट कितना, जिसको निकालना है उसका कोफिशिएंट कितना है स्मॉल ए, लिख दो स्मॉल ए डिवाइडेड बाई किसके सहारे निकाल रहे हो, बी के सहारे, तो बी का कोफिशिएंट कितना है स्मॉल बी से डिवाइड कर दो, इनटू क्या, तो जिसके कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे उसी के मोल से गुना करोगे, तो बी के कोफिशिएंट से डिवाइड किए हो तो बी का मोल कितना है वाई मोल, वाई से गुना कर देंगे। इसमें कोई बच्चा गलती क्या करता है, ऊपर वाला मिलेगा, तो बच्चे ऊपर वाला अलग सवाल था, ये अलग सवाल है, ऊपर वाला सवाल खत्म। ऊपर वाले सवाल में ए दिया हुआ था, नीचे वाले सवाल में बी दिया हुआ है। ठीक है, अब बताओ ये दोनों रिएक्शन करके सी बनाया, तो सी कितना बनेगा, किसके सहारे बना रहे हो, बी के सहारे, तो सी कितना बता, सी का कोफिशिएंट है स्मॉल सी डिवाइडेड बाई बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी इंटू क्या, इंटू हो जाएगा वाई मोल, ये कितना आएगा डी बाई डी के सहारे ना, तो बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी इंटू कितना, तो इंटू हो जाएगा वाई मोल। सही है, आई थिंक आप लोग सीख गए होंगे। तो एक काम करो, इस बार रिएक्टेंट नहीं दिया, रिएक्टेंट नहीं दिया और सी दिया हुआ है, सी आपको दे दिया जेड मोल, है ना। बताओ बाकी 3 कितना होगा। ठीक है ना, वेट करते हैं 2-4 सेकंड, पॉज करके तुम लोग लिखो, फिर हम लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं, मिलाना। ए कितना, तो ए का कोफिशिएंट स्मॉल ए डिवाइडेड बाई किसके सहारे, सी के सहारे, तो सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी इंटू कितना, इंटू हो जाएगा जेड मोल। बी कितना, तो बी बाई स्मॉल सी इंटू जेड मोल। डी कितना, तो हम लिखेंगे स्मॉल डी बाई सी के सहारे स्मॉल सी इंटू जेड मोल। ठीक है बच्चों, लास्ट में तीनों में से कोई नहीं दिया, हमारा डी दे दिया, डी तुमको दिया हुआ है मान लो एम मोल दिया हुआ है,
तो बताइए बी का m मोल ए का कितना मोल लेंगे तो बनेगा, तो कितना मोल लेंगे, ए का कोफिशिएंट कितना, स्मॉल ए डिवाइडेड बाई डी के सहारे, तो स्मॉल डी इंटू कितना, इंटू एम मोल। हम प्रैक्टिस करना है इसको बढ़िया से। बी कितना होगा बता, बी बाई स्मॉल डी इंटू एम मोल। सी कितना होगा, तो स्मॉल सी बाई स्मॉल डी इंटू हो जाएगा एम मोल। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको, खुद से भी करो। अगला देते हैं उसको खुद से करना, पॉज करके नोट करो। एक और एग्जांपल है बच्चों, बिल्कुल वैसा ही। सपोज करो दिया हुआ है 2a प्लस 7b इज इक्वल टू c प्लस 5d। करना है तुम लोगों को। फर्स्ट सवाल में a का दिया हुआ है 10 मोल, ठीक है, आपको बताना है b कितना होगा, c कितना होगा, d कितना होगा। सेकंड में a नहीं दिया है, b का दे दिया आपको 15 मोल, है ना। सीधे रेशियो में लिख देना है, काटना नहीं है, कुछ भी कैंसिल मत करना है ना, एज इट इज बस एक्सप्रेशन लिखना है। ए और बी नहीं दिया, सी और डी कितना बनेगा ये दिया हुआ है। सी दिया हुआ है कि ये बन रहा है 17 मोल, ठीक है। और अगले में ना ए दिया, ना बी दिया, ना सी दिया, तुमको डी दिया हुआ है 20 मोल। वीडियो पॉज करो, इसको तुरंत करो, तो उसके बाद लिखेंगे। रैंडम करना जहाँ तहाँ से, लगातार मत करना, तो पैटर्न याद हो जाएगा। सी करना, फिर ये वाला करना, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे रैंडम। हो गया बच्चों, मिला जरा तुम। ये वाला करते हैं, ए का 10 मोल है तो 2 मोल से 7 मोल बन रहा है, तो क्या लिखेंगे 7/2 इंटू 10 मोल्स, ठीक है। दोनों जब खत्म हो जाएगा तो सी बनेगा। सी कितना बनेगा 1/2 इंटू 10, और ये बनेगा 5/2 इंटू 10, ठीक है। यहाँ आ जाइए, पहले ये बताओ कितना हो जाएगा 2/7 इंटू 15, क्योंकि इस बार बी दिया हुआ है। सी भी बनाओगे बी से ही तो हो जाएगा 1/7 इंटू 15, ये हो जाएगा 5/7 इंटू 15। मिलाते जाना, ये कितना आएगा 2 इस बार सी दिया है, सी का कोफिशिएंट कितना 1 लिख दिया हमने, 1 इंटू 17 मोल। ये कितना होगा, कोफिशिएंट कितना है 7 इसका कोफिशिएंट कितना 1 इंटू 17 मोल, ठीक है। ये कितना, तो 5/1 इंटू 17 मोल। उसी प्रकार से 20 मोल के सहारे सी पहले बता दो, तो 1/5 इंटू 20, ये हो जाएगा 7/5 इंटू 20, और ये हो जाएगा 2/5 इंटू 20। हो गया, नोट कर लो। चलो एक और बताओ तो बच्चों, मान लो कि इस बार हमें फ्रैक्शन में बैलेंस करके दिया हुआ है 3/2a प्लस 7/5b इज इक्वल टू 2/3c प्लस 4d, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और तुम्हें ए का दे दिया 15 मोल, तो बाकी तीनों को बताओ क्या होगा, बोलते जाओ। तो क्या होगा, बी का कोफिशिएंट कितना 7/5 डिवाइडेड बाई ए का कितना 3/2 इंटू कितना इंटू 15 हो जाएगा। सी बताइए, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 15, और ये हो जाएगा 4/3/2 इंटू 15। बस एक और इसमें कर लो। इस बार आपको सी दे दिया, सी कितना दे दिया, सी मान लो 3/4 मोल फ्रैक्शन में दे दिया, तो बताओ तो ये कितना होगा। ए का कोफिशिएंट कितना 3/2 डिवाइडेड बाई सी के सहारे, तो सी हो गया 2/3 इंटू आ जाएगा 3/4। बाकी मैथ्स है, तो आई गेस कि अब आप लोगों को कम से कम किसी भी रिएक्शन में किसी भी एक का मोल दे दे तो बाकियों का मोल तो तुम निकाल ही लोगे, ठीक है। अगर किसी का मास दे दे तो पहले तुम मास से मोल निकालोगे, और एक बार मोल निकल गया तो तुम किसी और का ही मोल निकालोगे, ठीक है। तो हम इस पे एक्चुअल सवाल देखने वाले हैं, है ना। तो एक से दूसरा तुमको अच्छे से निकालना आ गया, कमांड हो गया। अगर नहीं आया है तो वीडियो रिवाइंड करके बार बार इसको करो, तब तक जब तक ये लिखने पे कमांड ना आ जाए, ठीक है। अब हम करते हैं सवाल। देखो, मान लो कि क्वेश्चन दिया हुआ है 5.8 ग्राम ऑफ C4H10 reacts with
ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। ठीक है बच्चों, बोल रहा है कि C4H10 O2 से रिएक्शन करके CO2 और H2O दे रहा है। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एंड मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड। बोल रहा है कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ ये बताओ, और साथ साथ ये भी बताओ कि कितने ऑक्सीजन से वो रिएक्शन किया होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले तुम रिएक्शन को लिखना। ठीक है, तो C4H10 किससे रिएक्शन कर रहा है? O2 से, तो रिएक्शन लिख दो C4H10 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बना रहा है बच्चों? तो रिएक्शन करके बना रहा है CO2 और H2O। तो देखो ऐसे तो मैं रिएक्शन बैलेंस करके दिया रहता है, लेकिन जब ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोजन है और कार्बन है तो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसको बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है। तो नहीं भी दे सकता है, सिखाते हैं तुमको बैलेंस करना। याद करो, पहले कार्बन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। क्या बोले? पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन। तो देखो तो कार्बन कितना है? 4। तो यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन है 10, लेकिन 2 पहले से है। 2 पहले से है तो तुम अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन भी 10 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन काउंट करो तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 4 गुना 2 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, 8 5 13। यहाँ पे कितना आएगा? तो 2 पहले से है तो हम लिख देंगे 13/2। 2 से 2 कट गया, बचा 13। तो एक और तरीका होता है याद करने का, तुमको 13 लाना था ना, तो जितना पहले से है उससे भाग दे दो और जितना लाना है उससे गुना कर दो। ठीक है, मान लो O3 होता है और तुमको बोलता है कि हमें 7 लाना है। 7 तो हम क्या सिखाएं? जितना लाना है उससे मल्टीप्लाई करो और जितना पहले से है उससे डिवाइड कर दो। तो 7 लाना है तो 7 से मल्टीप्लाई किए, 3 पहले से था तो 3 से डिवाइड कर दिए। मान लो दिया हुआ है H3PO4 और तुमको ऑक्सीजन 15 लाना है। ऑक्सीजन 15, बाकी पे ध्यान मत दो, बस ऑक्सीजन पे ध्यान दो। फिलहाल ऑक्सीजन तुमको 15 लाना है तो तुम क्या करोगे? 15 से मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस करने के लिए और इसको 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि 4 पहले से है। तो 15/4 में 4 से गुना होगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट नहीं करना है, बस ऐसे समझाने के लिए बता दिए। अब देखो रिएक्शन लिखा गया, बैलेंस भी हो गया। अब क्या करना है? तो क्या दिया है, कितना दिया है? तो C4H10 दिया है 5.8 ग्राम दिया है, लेकिन हमें जो रिलेशन पता है वो तो हमें मोल में पता होता है। तो तुम करोगे क्या कि पहले इसका मास इसके नीचे लिख दो 5.8 ग्राम और फिर इसका मोल निकाल लो। तो मोल बराबर क्या? मास बटा मोलर मास। तो हम लिखेंगे 5.8 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना? तो 12 गुना 4 48 और 10 58। तो इसका मोलर मास 58 आ गया। तुम चाहो तो पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मोलर मास, लेकिन हमको लगता है कि इस पर तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छे से हो चुका है तो तुम डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हो। तो हमने जब मोल निकाला तो देखो ये कट गया, कितना आया? 0.1 मोल आ गया। मोल आ गया इसका। जैसे ही इसका मोल आया अब तुम कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया 0.1 मोल। बताओ ऑक्सीजन कितना होगा? तो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट कितना? 13/2 डिवाइडेड बाई C4H10 का कोफिशिएंट कितना? इसी के सहारे निकाल रहे हैं तो 1 इंटू कितना? इसका मोल कितना है? तो 0.1, यानी कितना हो जाए? 13/2 इंटू 0.1 मोल हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे तो पूछ रहा है कि मास बताइए ऑक्सीजन का। तो मोल निकल चुका है। तो मास बराबर क्या होता है? मोल इंटू मोलर मास। मोल बराबर मास बाई मोलर मास। तो मास बराबर मोल इंटू मोलर मास। तो इसका मास कितना होगा? जो भी है कितना आएगा? इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.65 आएगा मोल इसका। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे O2 के मोलर मास यानी कितने से? 32 से, तो इतना ग्राम हो गया। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे। और क्या पूछ रहा है बच्चों? हमसे पूछ रहा है कि CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। तो CO2 का कोफिशिएंट कितना? 4 डिवाइडेड बाई C4H10 का कितना? 1 इंटू इसका मोल कितना? 0.1 से गुना कर दो, 0.1 आ गया 0.4 मोल। अब इसका मास निकालना है तो क्या करेंगे? 0.4 गुना कर देंगे 44 से, इतना ग्राम हो जाएगा। H2 हमसे पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर पूछेगा तो क्या करोगे? 5 बाई कोफिशिएंट कितना है? 1 इंटू 0.1 बराबर
0.5 मोल, और मास अगर निकालोगे तो 0.5 इंटू हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, कॉन्सेप्ट से हमको मतलब है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आंसर मैच नहीं कराना है। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार करो जब तक कि तुमको इस पर अच्छे से कमांड ना हो जाए। ठीक है, नोट करो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखो बच्चों, ये सवाल देखा जाए, इसमें क्या कर रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनटीपी प्रोड्यूस्ड बाय 245 ग्राम ऑफ KClO3, है ना, हीटिंग ऑफ, डेल्टा हीटिंग का साइन होता है, रिएक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, KClO3 कितना दिया है, क्या सिखाए थे, जो दिया हुआ है उसको पहले उसके नीचे लिख लो 245 ग्राम, और सबसे पहले उसका मोल निकालो। तो इसका मोल क्या होगा, मास बाय मोलर मास। अब देखो बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, चलो एक काम करते हैं, KClO3 का मोलर मास निकालते हैं। KClO3 तो पोटेशियम का कितना 39, क्लोरीन का कितना 35.5, ऑक्सीजन का कितना 16 गुना 3 48। इसको अगर ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 122.5 आएगा। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा कि जब इसका बोला जाएगा कि मास बाय मोलर मास से मोल निकालो, मास बाय मोल बराबर मास बाय मोलर मास, तो जितना तुम मोल कॉन्सेप्ट में सीखे हो ना, सारा का सारा ज्ञान गया तेल लेना है, तुम करोगे क्या, मास कितना है 245, लिख दोगे 245 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 122.5। तुम क्या करोगे कि सर यहाँ पे 2 है ना, तो हम लिखे 2 इंटू 122.5। गलत, एकदम गलत, 2 कहां से आ गया, चाहे इस 2 से ऊपर में गुना कर दोगे। अरे 2 से क्या मतलब है, हम लोग अब स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारा फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। फॉर्मूला क्या था, मोल बराबर मास बटा मोलर मास, ये कोफिशिएंट है, ये हमारा ना ही मास का हिस्सा है और ना ही हमारे मोलर मास का हिस्सा है। मास तो वो है जो सवाल में दिया हुआ है, और मोलर मास निकलेगा KClO3 का, जो कि हमने निकाला 122.5। कोफिशिएंट का मास और मोलर मास में कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर तुम इसे प्रोडक्ट निकालोगे तब जाकर कोफिशिएंट पिक्चर में आता है। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तब हम कोफिशिएंट का रेशियो लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि तुम सीख चुके हो। ठीक है, तो भूल से भी मोलर मास में कोफिशिएंट से गुणा मत करना, गलत हो जाएगा। तुम बोलोगे क्यों गलत होगा, तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन देना भी बेवकूफाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो जो फॉर्मूला है उसी के ना बेसिस पे निकालोगे, और हमारा फॉर्मूले से मोलर मास आया इतना, तो हम 2 से गुना क्यों करेंगे। तुम बोलोगे क्यों नहीं गुना करेंगे, तो हम बोलेंगे तुम कर क्यों रहे हो गुना, तुमको बस फील आ गया गुना करने का तो गुना कर देंगे ना। मोलर मास जितना होता है हम उतना ही से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो सही वाला नीचे लिख रहे हैं, मास बाय मोलर मास। तो मास दिया हुआ है 245 ग्राम, मोलर मास इसका हमने निकाला, वो आ गया 122.5, यानी कितना आ गया 2 मोल। क्या पूछ रहा है हमसे, ऑक्सीजन निकालो 3/2, और मोल भी कितना है 2, यानी ऑक्सीजन आ गया 3 मोल। लेकिन हमसे ऑक्सीजन का मोल नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम बताइए एनटीपी पे। तो याद करो बच्चों, एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता था। एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 3 गुना 22.4 लीटर होगा। खत्म हो गया, नोट कर लो, खुद से भी ट्राई करना। देखो बच्चों, ये सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है कैलकुलेट मास ऑफ FeS2। ये FeS2 इस बार रिएक्टेंट पूछ रहा है, विच विल रिएक्ट विथ O2, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑफ SO2। क्या सीखा है, जो दिया हो उसके नीचे लिख दो। तो 5.6 लीटर SO2 दिया हुआ है एनटीपी पे, तो मोल कितना हो जाएगा बच्चों, तो बताए थे कि एनटीपी पे मोल निकालने के लिए सीधे 22.4 से भाग दे दो, कितना आ गया 1/4 मोल। और हमसे बोल रहा है कि FeS2 कितना होगा, तो FeS2 का कोफिशिएंट कितना 2 डिवाइडेड बाई SO2 का कोफिशिएंट 4 इंटू कितना आया 1/4, यानी कितना आ गया 1/8 मोल आया। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि मास बताइए, तो इसका मास क्या होगा, मास हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास, तो 1/8, और इसका मोलर मास निकालोगे तो आयरन का 56, सल्फर का कितना होता है 32 गुना 2 64 में 56 जोड़ोगे तो आ जाएगा 120 ग्राम, यहाँ से निकल जाएगा। अगर मान लो ऑक्सीजन भी पूछता तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कोफिशिएंट कितना 11/2 डिवाइडेड बाई कितना 4 इंटू 1/4, कितना आ जाता 11/2 नीचे 2 गुना 4 गुना 4, यानी कितना 32 मोल आ गया। अब मोल से मास पूछे चाहे नंबर पूछे चाहे वॉल्यूम पूछे निकल जाएगा।
ऐसे ही अगर चाहो तो Fe2O3 भी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तुमको रिएक्शन में काम करना आ गया। जो हमारा कल रिएक्शन था उसी को फिर से ले रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा ए जो है गैसियस फेज में है, ये बैलेंस किया हुआ है स्मॉल ए से। दूसरा रिएक्टेंट था बी, ये भी गैसियस फेज में है मान लो, और प्रोडक्ट बन रहा है सी गैसियस फेज में, और प्रोडक्ट बना डी वो भी गैसियस फेज में, और सपोज करो एक और प्रोडक्ट बन रहा है ई नाम का, लेकिन वो सॉलिड फेज में है। ठीक है, अब देखो पिछले क्लास में क्या सीखे थे। पिछले क्लास में हम सीखे थे कि अगर ए का x मोल है तो तुमको रिएक्शन पूरी तरह से कराने के लिए b का b/a गुना x मोल लेना पड़ेगा, और जब ये दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो c हमें मिलेगा c/a इंटू एक्स मोल, d हमें मिलेगा d/a इंटू एक्स मोल, और पिछले क्लास से हमारा e भी मिलेगा e/a इंटू एक्स मोल। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि तुमको रिएक्शन दिया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, तो ये काम तुम कर सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं। सपोज करो कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन प्रेशर P पे हो रहा है और टेम्परेचर T पे हो रहा है। जो भी हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उस रिएक्शन में प्रेशर हमारा P है और टेम्परेचर T है। जिस कंटेनर में, जिस कमरे में हो रहा है उस कमरे का प्रेशर P है और टेम्परेचर कैपिटल T है। तो एक बात बता, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? तो वॉल्यूम बराबर होता है nRT/P, यानी कि जो मोल है उसमें RT/P से गुणा कर दोगे तो वॉल्यूम निकल के चला आएगा। तो एक काम करो, सबका वॉल्यूम निकाल लो। तो ए का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? ए का वॉल्यूम होगा nRT/P, मोल की जगह पे कितना x, तो तुम लिखोगे xRT/P। ठीक है, इसका मोल क्या होगा? सेम वही चीज, जो हमारा मोल है उसमें मल्टीप्लाई कर दो RT/P से। क्योंकि कंटेनर में प्रेशर टेम्परेचर सबके लिए सेम है तो सबका प्रेशर टेम्परेचर सेम होगा। तो ये क्या लिखेंगे, इसका मोल कितना है B/A गुना x, और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप RT/P से, गुना कर दिए RT/P। ये क्या होगा, ये भी उसी तरह से हो जाएगा C/A इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो गया RT/P से, D/A इंटू हो गया x RT/P। क्या इसमें भी ये काम होगा? तो तुम बोलोगे इसमें हम कमेंट नहीं कर सकते। रीजन, ये जो हमारा फॉर्मूला लगता है P बराबर nRT, ये केवल गैस पे लगता है, ये सॉलिड फेज में है। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी से निकालेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है डेंसिटी तो हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। वैसे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि गैस के कंपैरिजन में सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है। तुम उसको इग्नोर भी कर दो तो भी अगर टोटल वॉल्यूम बताया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम ऐसी एडिशनल जानकारी दे रहे हैं। ये सब बातें बाद में बताई जाएंगी और बाद में प्रूफ होंगी। फिलहाल तुम क्या सीख गए? पिछले क्लास में हमने मोल में रिलेशन सीखा था, वो हमने लिख दिया, और मोल से वॉल्यूम निकाल दिया हमने गैस का। सॉलिड का वॉल्यूम निकालने में हम सक्षम इससे नहीं है। अब एक काम करो, ये जो xRT/P आया इसे आप मान लो V0, वॉल्यूम V0 मान लो, V0 लीटर मान लो। तो देखो, तो xRT/P अगर V0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, B/A इंटू xRT/P, ये भी हो गया V0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C/A इंटू xRT/P, इसे भी लिख देंगे V0, और ये हो गया D/A, यहां भी हो गया V0। इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। तो देखो तो क्या बहुत ही मजेदार चीज आ गया। जो काम पिछले क्लास में हम मोल में किए थे, क्या वही चीज, वही रिलेशन तुमको वॉल्यूम में दिख रहा है? ए का वॉल्यूम डायरेक्ट, अब देखो ए का वॉल्यूम अगर V0 है, V0 लीटर, तो देखो बी का वॉल्यूम कितना आया, B/A गुना V0 आ गया। कहने का मतलब जो रिलेशन हमारा मोल में होता है, क्या वही सेम रिलेशन लीटर में भी आ रहा है? बिल्कुल सेम रिलेशन। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि A मोल A B मोल B से रिएक्शन करके C मोल C D मोल D E मोल E देता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि A का V0 लीटर वॉल्यूम है ना, V0 लीटर अगर बोलोगे तो ये सारा वॉल्यूम बोलना पड़ेगा, और अगर कोफिशिएंट बोलोगे, तुम बोलोगे A का स्मॉल a लीटर वॉल्यूम B के स्मॉल b लीटर वॉल्यूम से रिएक्शन करके C का स्मॉल c लीटर वॉल्यूम देता है, D का स्मॉल d लीटर वॉल्यूम देता है। E पे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो सॉलिड फेज में है। कहने का मतलब ये जो कोफिशिएंट में रिलेशन होता था मोल का, वही सेम रिलेशन हम चाहें तो बोल सकते हैं वॉल्यूम में भी। एक एग्जांपल छोटा सा दिखाए थे। मान लो अमोनिया गैस है, तुमने इसको गर्म किया, गर्म करने का साइन डेल्टा पढ़ते हैं इसको, तो मिला हमें नाइट्रोजन गैस
और मिला हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए, बैलेंस हो गया। तुमको दिया हुआ है कि शुरुआत में जो हमारा अमोनिया था वो सपोज करो 50 लीटर था, मोल नहीं लीटर। तो बोल रहा है कि बताओ जब अमोनिया, शुरू में अमोनिया था, ये दोनों नहीं था, तो जब अमोनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, NH3 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो बोल रहा है कि इन दोनों का कितना वॉल्यूम हमें मिलेगा, ये सवाल है। तो इसका कितना वॉल्यूम मिलेगा, तो हम क्या सिखाएं, अगर लीटर में दिया है तो तुम लीटर में ही काम कर लो, है ना। तो इसका कोफिशिएंट कितना, सेम रूल 1/2 इंटू कितना 50, ये आ गया 25 लीटर। ठीक है, वैसे इसका अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे, 3/2 इंटू 50, यानी ये हो गया 75 लीटर। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जो काम हम मोल में करते थे वही काम हम लीटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर ले पूरा। देखो बच्चों, फिर से वही रिएक्शन हम ले रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा सवाल में हम चेंज लाएंगे। मान लो वही रिएक्शन लिया, बैलेंस करके दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इफ अमोनिया का मान लो पहले से तुमको 51 ग्राम दिया हुआ है, ये 51 ग्राम। देखो दोनों सवाल में बेसिकली डिफरेंस क्या है, पिछले सवाल में अमोनिया का वॉल्यूम दिया हुआ था, तो वॉल्यूम से हम सीधे सीधे वॉल्यूम में ही चले गए। मोल दिया रहता तो मोल से भी सीधे सीधे मोल में चले जाते हैं, लेकिन अगर मास दिया हुआ है तो मास से हम सीधे सीधे मास में नहीं जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोल तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मोल मास के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मोल बराबर होता है मास बटा मोलर मास, और मोलर मास तीनों का अलग अलग है। अगर मोलर मास तीनों का सेम होता तब हम बोल सकते थे कि मोल मास के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, P बराबर nRT से वॉल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर तीनों के लिए सेम था। PV बराबर, इसके पहले हमने क्या देखा था, PV बराबर nRT। तो जितना भी गैस है सबके लिए प्रेशर P था, टेम्परेचर T था, R तो कांस्टेंट ही होता है, तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल। लेकिन अगर लिखोगे मोल बराबर मास बाई मोलर मास, तो क्या सारे कंपाउंड का मोलर मास सेम होगा, और अगर सबका मोलर मास सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो हम नहीं बोल सकते कि मोल मास के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मोल मास के प्रोपोर्शनल तभी होगा जब बाकी चीजें कांस्टेंट हो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, तो देखो सवाल क्या है, 51 ग्राम अमोनिया लिया, इफ 51 ग्राम ऑफ अमोनिया इज हीटेड, गर्म किया गया, मान लो गर्म कर दिए, देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस, टोटल वॉल्यूम मान लो बोल दिया, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड एट NTP, ऐसा बोल दिया। अब दोनों सवाल में देखो क्या डिफरेंस है, पिछले सवाल में भी वॉल्यूम पूछ रहा था, यहां भी वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन पिछले सवाल में हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ था, अमोनिया का वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम से वॉल्यूम निकालना था, लेकिन यहां में वॉल्यूम नहीं देकर मास दे दिया है, मास से वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, तो ये बेसिकली पिछले क्लास का सवाल हो गया, ऐसा सवाल हम कराए थे पिछले क्लास में। क्या लिखोगे, फिर से रिएक्शन को लिख रहे हैं, 2 मोल अमोनिया बराबर नाइट्रोजन गैसियस प्लस 3 हाइड्रोजन गैसियस, क्या दे रखा है बच्चों, 51 ग्राम, लिख दो 51 ग्राम, मोल निकालो जरा, मोल हो जाएगा मास बाई मोलर मास, अमोनिया का 17, बोले तो कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया 3 मोल, मोल आ गया। मोल से अब प्रोडक्ट का मोल निकालो, तो ये कितना होगा, 1/2 इंटू 3 होगा, 1/2 इंटू 3, यानी ये आ गया 3/2 मोल। इसका मोल कितना होगा, 3, कोफिशिएंट हो गया 3, इसका कोफिशिएंट 2, 3/2 इंटू कितना, इंटू 3, यानी कितना आ गया 9/2 मोल। लेकिन हमसे मोल थोड़ा ना पूछ रहा, हमसे तो पूछ रहा वॉल्यूम। तो एक काम कर सकते हो, इसका वॉल्यूम अलग निकालो, इसका वॉल्यूम अलग निकालो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम निकालना है NTP पे, 1 मोल का वॉल्यूम NTP पे 22.4 लीटर होता है, इसमें 22.4 से गुना करोगे इसका वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें 22.4 से गुना करोगे इसका वॉल्यूम आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका, तुम चाहो तो मोल को पहले ही ऐड कर दो, तो टोटल मोल निकल जाएगा। हम लिख सकते हैं टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट में टोटल मोल कितना आया, रिएक्टेंट तो खत्म हो गया, प्रोडक्ट में टोटल मोल कितना आया, तो 3/2 प्लस 9/2, 9 3 12, डिवीजन में 2 जो LCM होगा, ये हो गया 6 मोल, और इससे वॉल्यूम निकाल दो, है ना, टोटल वॉल्यूम एट NTP बराबर, तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 22.4 लीटर,
आगे आंसर। तो अगर तुम्हें मास दिया रहा है तो पहले मास से मोल निकालो, मोल से प्रोडक्ट का मोल निकालो, और प्रोडक्ट का मोल निकल गया तो उसे वॉल्यूम निकालो। दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल कर जोड़ोगे तो भी तुम्हारा यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे दिया और वो गैस है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है तो इतना भसड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल एकदम आसान है। जो काम मोल में किया करते थे, कोफिशिएंट का रेशियो लेकर मल्टीप्लाई करना, वही काम तुम वॉल्यूम में कर सकते हो, जैसा कि इसके पिछले सवाल में हमने देखा था, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर कॉन्सेप्ट पे कमांड हो गया, कंफ्यूज नहीं करोगे, है ना। उसका कॉन्सेप्ट इसमें मत लगाना, इसका कॉन्सेप्ट उसमें मत लगाना। मास दे दिया, पहले मोल निकालो, फिर प्रोडक्ट का मोल निकालो, फिर टोटल वॉल्यूम निकालो, ठीक है। अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया तो सबसे पहले खुश हो जाओ क्योंकि सवाल आसान है, और उसे डायरेक्ट प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल दो कोफिशिएंट के रेशियो से मल्टीप्लाई करके, ठीक है बच्चों। नोट करो, लिख लिया बच्चों। अगला हेडिंग दो, पढ़ा जाए एक नया कॉन्सेप्ट, देखो परसेंटेज प्योरिटी। कॉमन सेंस का चीज है, समझो इसको। अभी तक जितना सवाल देखे उसमें रिएक्टेंट तुमको दिया हुआ था, तुम रिएक्टेंट से आराम से मोल निकाले, मोल से तुम प्रोडक्ट का मोल निकाल लिया। अब एक बात बताओ, अगर मान लो जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो अशुद्ध होता है ना, वो पूरा का पूरा प्योर नहीं होता, तब क्या करोगे? तुम क्या बोलोगे? कोई बात नहीं है, जो भी उसमें इम्प्योरिटी है, जो भी उसमें अशुद्धि है, उसको बाहर कर देंगे, जो बचेगा उससे हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो बस बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है। बस वही मैथमेटिकली सवाल में दिया रहता है तो लोग डर जाते हैं उससे, तो डरने का नहीं है। पहले एक छोटा सा चीज बताते हैं तुमको। मान लो कि अगर तुमको दिया हुआ है कि सपोज करो दिया हुआ है 416 ग्राम ऑफ Fe2O3 सैंपल। सैंपल लिखा, सैंपल का मतलब क्या होता है? सैंपल का मतलब होता है कि मार्केट से लेके आ गए। अब उसमें अशुद्धि भी हो सकता है, प्योर भी हो सकता है। लिख रहा है कि 416 ग्राम Fe2O3 सैंपल है और ये 50% प्योर है। 50% प्योर का मतलब क्या हुआ? आधा गंदगी होगा, आधा साफ होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इस सवाल में इम्प्योर मास कितना है, इम्प्योर मास का मतलब इम्प्योरिटी नहीं, टोटल सैंपल है ना। इम्प्योर मास ऑफ सैंपल कितना दिया हुआ है? तो सैंपल का मास कितना है? 416 ग्राम, ठीक है। सैंपल का मास हम पूछ रहे हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि बताइए सैंपल में Fe2O3 एक्चुअल में कितना है, रियल में कितना है ना, तो रियल में कितना होगा? मान लो कुएं से पानी निकालते हो, गंदा कोई कुआं है और कुएं में 50% इम्प्योरिटी है, तो तुम अगर 20 बाल्टी पानी निकालोगे तो उसमें से तुम्हारे काम का तो 10 ही बाल्टी होगा। तुम उसमें से गंदगी बाहर निकालोगे, जैसे एक बाल्टी पानी निकाले और गंदगी उसमें से बाहर निकाले, कूड़ा करकट जब तुम उसको बाहर निकाले, प्यूरिफाई जब तुम उसको किए, तो तुम पाते हो कि आधा ही बाल्टी पानी बचा। इसका मतलब कि वो 50% प्योर है। 20 बाल्टी निकालोगे तो 10 बाल्टी बचेगा, 40 बाल्टी निकालोगे तो 20 ही बचेगा। तुमको 50 बाल्टी का जरूरत होगा तो तुम 100 बाल्टी निकाल के लाओगे ताकि 100 को प्यूरिफाई करो तो 50 बचे। तो इसमें क्या होगा? ये इम्प्योर मास है 416 ग्राम। तुमसे अगर बोले कि बता प्योर मास कितना है, इसमें शुद्ध कितना है, तो तुम बोलोगे इसका 50%। तो इसका 50% बचपन से ये काम करते आ रहे हो, किसी भी चीज का कितना भी परसेंटेज निकालना हो तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं उतने परसेंट से। तो 416 का 50% सीधे कर दो, 416 इंटू 50/100, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो एक और बात बताओ, परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा? अगर तुमसे बोला जाए कि परसेंटेज प्योरिटी का एक फॉर्मूला बना के बताओ, तो परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या होगा? मान लो 416 ग्राम था, ठीक है। चाहे काम करो, इतना पहले नोट करो, फिर उसके बाद यही डिटेल में तुमको बताते हैं। इतना पहले नोट करो, ठीक है। नोट कर लिए? देखो बताते हैं। सपोज करो बच्चे कि 1500 ग्राम ऑफ Na2CO3 सैंपल है और बोल रहा है कॉन्टेंस, ठीक है। 1500 ग्राम का Na2CO3 सैंपल है, सोडियम कार्बोनेट का सैंपल है ना। और इसमें मौजूद कितना है? कॉन्टेंस 800 ग्राम ऑफ प्योर Na2CO3। इसमें प्योर पार्ट जो है वो 800 ग्राम है। तो तुमसे बोलना है कि बता परसेंटेज प्योरिटी कितना होगा। तो चले जाओ एकदम बचपन में कैसे किया करते थे? 1500 ग्राम में 800 है तो 100 ग्राम में कितना होगा? परसेंटेज का मतलब 100 में निकालना है ना। तो 100 में कैसे निकालोगे? परसेंटेज कैसे निकालते हो? क्लास में बॉयज का परसेंटेज कितना? बॉयज का संख्या बाई टोटल संख्या गुना 100 कर देंगे। गर्ल्स का संख्या कितना? गर्ल्स का संख्या बाई टोटल स्टूडेंट गुना 100 कर देंगे, है ना।
ऑलरेडी हम बता चुके हैं, परसेंटेज बाई मोल, परसेंटेज बाई मास जब कराए थे तो उसमें क्या बताए थे, किसी का ही परसेंटेज निकालना हो तो उसको ऊपर रखो, नीचे में टोटल रखो और गुना कर दो 100 से। तो परसेंटेज प्योरिटी इसमें क्या होगा, परसेंटेज प्योरिटी किसका निकाल रहे हो, Na2CO3 का। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2CO3 बराबर आएगा मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई आएगा टोटल मास। देख रहे हो कितना छोटा सा चीज था, मैथमेटिकली करते हैं तो लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन है कुछ नहीं, परसेंटेज प्योरिटी दिया है, सीधे गुना करो तुम्हारा काम हो जाएगा। मास ऑफ Na2CO3 कितना है 800 ग्राम, लिख दो 800। टोटल मास कितना है, तो टोटल मास है 1500, डिवाइड कर दिए 1500 से और गुना कर देंगे 100 से, आ गया परसेंटेज प्योरिटी। कहने का मतलब अगर हम परसेंटेज प्योरिटी का एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो ऊपर में क्या है बच्चों, ऊपर में मास है, प्योर मास, जो प्योर मास रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो परसेंटेज प्योरिटी बराबर आएगा प्योर मास डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मास, तो नीचे लिख दे रहे हैं टोटल मास ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। और इसको गुना कर देंगे कितने से, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, हो गया खत्म। नोट कर लो इसको, ठीक है, बढ़े आगे, पॉज करके नोट कर लेना। देखो बच्चों अब एक सवाल ले रहे हैं। सवाल क्या है, बोल रहा है कि वही सेम कल एक सवाल दिए थे ऐसा, 245 ग्राम ऑफ 95% प्योर KClO3 इज हीटेड, गर्म किया गया। 245 ग्राम है KClO3 का सैंपल और वो 95% प्योर है। तो पहले हम प्योर निकाल लेंगे फिर प्रोडक्ट पे जाएंगे। इज हीटेड, कैलकुलेट, इज हीटेड होगा, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो कैसे करा जाए इसको, पिछले क्लास में याद होगा आपको, इसका रिएक्शन हम लिखे थे, क्या था रिएक्शन इसका, KClO3, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करोगे तो हमें मिल जाता है KCl और साथ में O2, बैलेंस करोगे KCl सेम है, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 यहाँ भी हो गया, 6 यहाँ भी हो गया, और 2 KCl आया तो यहाँ भी 2 KCl कर दो। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, जो दिया है उसको इसके ऊपर में लिखो, ठीक है। तो क्या लिखोगे ऊपर में, 245 ग्राम, ठीक है, और कॉमा देकर लिख रहे हैं 95% प्योर। तो KClO3 कितना होगा, ये 245 ग्राम क्या है, ये तो सैंपल है और उसमें 95% प्योर है। 245 ग्राम का 95% प्योर है, तो क्या सिखाएं, मल्टीप्लाई कर दो। तो 245 को 95/100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ग्राम हमारा प्योर मास आ गया, सही है यहाँ तक, इतना मास आ गया प्योर का, ये प्योर का मास आएगा। 245 ग्राम इम्प्योर था और उसका 95% निकाल लिए। तुम बोलोगे ये कैसे आया, जरा हमको सिखाइए डिटेल में, एकदम अच्छे से बताइए। तो चलो उसको भी सिखा देते हैं। देखो एकदम डिटेल में, एकदम बचपन से देखो, 95% प्योर का क्या मतलब होता है बच्चों, 95% प्योर का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम में 95 ग्राम प्योर होगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 100 ग्राम अगर हमारे पास सैंपल है तो उसमें से सारा गंदगी चुनकर निकाल दो, धो दो, सब कुछ कर दो, तो तुमको शुद्ध कितना मिलेगा, तुमको शुद्ध मिलेगा 95 ग्राम, है ना, 95 ग्राम तुमको उसमें प्योर मिला, ठीक है। चावल लाते हो बाहर से बोरी में, लेकिन उसमें बहुत सारा कंकड़ पत्थर रहता है, तो अगर वो चावल 95% प्योर है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम चावल में से अगर तुम गंदगी हटा दो, कंकड़ पत्थर हटा दो, तो वो 95 ग्राम ही बचेगा, 5 ग्राम उसमें गंदगी होगा। तो 100 ग्राम सैंपल में 95 ग्राम प्योर है, ठीक है। तो 1 ग्राम सैंपल में कितना होगा, 95/100 ग्राम होगा बच्चों प्योर वाला। और कितना ग्राम सैंपल दिया हुआ है, 245 ग्राम। तो देखो 245 में क्या आया, 245 ग्राम में आ गया 95/100 गुना 245, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 245 गुना 95/100 ग्राम प्योर आ गया, वही तो लिखे हैं हम लोग। 245 में 95% से गुना कर दिए, ठीक है। अगर 400 ग्राम होता और 80% प्योर होता तब क्या लिखते प्योर वाला, तो तुम लिखते 400 गुना 80/100। अगर 600 रहता और ये 20% रहता तो तुम लिखते 600 गुना 20/100। जोर देकर बता रहे हैं बार बार, है बहुत ही आसान चीज़, लेकिन तुम इसमें कंफ्यूज करोगे, तो बार बार इसको लिखने का आर्ट डालना। वैसे भी हम बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, रटा जाएगा एकदम अच्छे से।
तो देखो मास आ गया। अब यहाँ से मोल निकाल लो जरा। मोल बराबर क्या, मास बाई मोलर मास। तो हम लिखेंगे 245 गुना, इसको लिखो 0.95 कर देते हैं। और इसका मोलर मास पिछले क्लास में वैसे निकाले थे, निकालोगे तो आ जाएगा 122.5। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5 और O3 जो है वो 16 गुना 3 48 हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर करोगे तो इसे 2 बार में कट गया, 2 इंटू 0.95 यानी कि 1.9 मोल आ गया। तो क्या कॉन्सेप्ट है, पिछले क्लास में जो पढ़े हो बिल्कुल वही चीज है। अंतर बस ये है कि पिछले क्लास में तुमको प्योर ही दिया रहता था, आज तुमको प्योर नहीं देकर सैंपल दे दिया और वहां से तुमको प्योर निकालना है और उसके बाद वही काम करना है जो तुम पिछले क्लास में करते थे। ठीक है, एक बार प्योर निकल गया तो मास से हमने मोल निकाल लिया और मोल से प्रोडक्ट का मोल आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3, इसका कोफिशिएंट कितना, 2 इंटू कितना, मोल कितना है 1.9 मोल। आपसे क्या पूछ रहा था, मास, तो मास निकाल लीजिए। 3/2 इंटू 1.9, O2 का मोलर मास कितना 32, मल्टीप्लाई कर दिए, ग्राम में आ गया। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चे ये सवाल कर रहा है 2.4 ग्राम ऑफ 0.05% प्योर FeS2 सैंपल है आफ्टर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन देखो इसका पिछले क्लास में लिखे थे, जो भी रिएक्शन हम एक बार क्लास में लिख देंगे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उसको याद कर लोगे, आपको खुद से लिखना आ जाए और आपको बैलेंस करना भी आ जाए। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको धीरे धीरे रिएक्शन याद होता जाएगा, है ना। वैसे रिएक्शन कैसा होता है, किससे किस तरह का रिएक्शन होता है, ये तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे ही, लेकिन फिजिकल में जिन कुछ छोटे मोटे रिएक्शन की जरूरत है उसको याद कर लेना, है ना। तो FeS2O2 से रिएक्शन किया, पिछले क्लास में बताए थे क्या बनता है इसमें, तो इसमें बनता है Fe2O3 और आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कैसे करें, 2 आयरन है, यहाँ 2 कर दो, आयरन बैलेंस हो गया, सल्फर लेकिन 4 हो गया, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 8 और 3 11 हो गया, यहाँ पे 11/2 से करो क्योंकि 2 पहले से था। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। वीडियो पॉज करो, खुद से इसको ट्राई करो, आंसर ला, ठीक है, फिर प्ले करके देखना। तो देखो FeS2 कितना दिया 2.4 ग्राम और परसेंटेज कितना है इसमें, ये पूरा का पूरा FeS2 नहीं है, उसका सैंपल है, इसमें गंदगी भी है। प्योर कितना है तो मात्र 0.05% है। तो हमको अगर इसका प्योर मास चाहिए FeS2 का तो वो कितना हो जाएगा, तुरंत बताए थे कि इम्प्योर मास में परसेंटेज प्योरिटी से गुना कर दोगे तुम्हारा तुम्हारा प्योर मास निकल के चला आएगा। मास आ गया, अब यहां से मोल निकाल लो, मोलर मास से डिवाइड करके 2.4 इंटू 0.05 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका निकालोगे 120 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, मोलर मास निकालने में कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये मोल आ गया, हमारा मोल आ गया बच्चों। अगर ये मोल आ गया तो यहां से आप SO2 का मोल आराम से निकाल सकते हो, कैलकुलेशन बहुत आसान है, 12 से 24 2 बार में कटेगा, बाकी दशमलव का तुम ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बस लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 0.05 अपॉन 100, ये मोल आया उसका। इसमें गुना कितने से करेंगे, क्या सिखाए थे, जिसको निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिसके बेसिस पे निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट नीचे। ठीक है, और मोल से गुना कर दिए, तो ये हमारा SO2 का मोल आ गया। लेकिन हमसे SO2 का मोल नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा NTP पे। तो ये मोल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 22.4 लीटर से, ये जो भी निकल कर आया उसको 22.4 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। ये देखो बच्चों, कर रहा है कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी, ये पहला सवाल है जिसमें परसेंटेज प्योरिटी ही पूछ रहा है, दिया हुआ नहीं है। 500 ग्राम ऑफ KClO3 सैंपल दे दिया, यानी कि टोटल मास आपको दे दिया। अगर इस टोटल मास में ये पता चल जाए कि KClO3 प्योर कितना है तो हमारा परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा। कैसे, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या बताएं, प्योर मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100 बच्चों। तो टोटल मास कितना है, सैंपल का टोटल मास है 500 ग्राम, तो नीचे लिख देंगे 500 गुना 100। अगर हमारा प्योर मास निकल के चला है तो अपना काम हो जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि प्योर मास नहीं देकर तुम्हें यह बताया कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें 5.6 लीटर ऑक्सीजन मिलता है NTP पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, जो हमें ऑक्सीजन दिया है उससे KClO3 निकाल लेंगे प्योर का और उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, खत्म हो गया। तो देखो समझो कैसे, KClO3 गर्म किया हमने इसे, तो आ गया KCl प्लस O2, बैलेंस कर दो फिर से,
ठीक है। O2 कितना दिया इस बार? O2 दिया हुआ है, रिएक्टेंट नहीं दिया, प्रोडक्ट दिया। तुम बोलोगे कि रिएक्टेंट दिया तो है 500 ग्राम, तो ना, ये रिएक्टेंट नहीं है, उसका सैंपल है, इम्प्योर है ये, प्योर रिएक्टेंट हमको नहीं दिया है, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो O2 कितना दिया? 5.6 लीटर एनटीपी पे, तो इसका मोल कितना हो जाएगा बच्चों? 5.6 बाई 22.4 बराबर 1/4 मोल हो गया। वॉल्यूम दिया था एनटीपी पे, सिखा चुके हैं, 22.4 से भाग दो। तो यहां तक तो सवाल नहीं आया, अभी कुछ ना किए हैं, ये काम तो हम लोग मोल कांस्टेंट में करना सीख रहे थे। अब तुम बताओ कि अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे? 1/4 मोल आया, अब क्या करें? इस 1/4 मोल से क्या KClO3 निकल जाएगा? कैसे? इसका कोफिशिएंट कितना? 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना? 1/4। तो 2 से 4 2 बार में, ये आ गया 1/6 मोल। कहने का मतलब समझना अब यहाँ पे, कहने का मतलब अगर हम KClO3 का 1/6 मोल लें एकदम प्योर, तब जाकर ये हमें मिल जाएगा। इट मीन्स कि हमारे सैंपल में इतना होगा तभी ना ये मिला है। तो हमारे सैंपल में कितना है ये निकल गया, तो सैंपल में कितना है ये निकल गया, तो परसेंटेज भी आराम से निकल जाएगा। दिक्कत बस ये है कि ये मास में है, तो इसको ही मास में चेंज कर लो। तो मास बराबर मोल इंटू मोलर मास, तो 1/6 इंटू 122.5 कर दो, इसका मास आ गया, ठीक है। तो ये जो मास आया, ये जो मास आया, ये हमारा प्योर आया, प्योर KClO3 आया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए इतने का जरूरत है, इतना रहेगा तभी बनेगा, अदरवाइज बनने वाला नहीं है। इसका मतलब कि ये इतना मास 500 ग्राम में होगा, तो हम प्योर मास की जगह पे कितना रख दें? प्योर मास कितना निकल कर आया हमारा? 1/6 इंटू 122.5, ये हो गया प्योर मास। टोटल मास से डिवाइड कर दिए, गुना कर दिए 100 से। तो तुम क्या क्या सीखे? तुम सब कुछ सीख गए। इसके पिछले सवालों में 2-2 सवाल किए थे हम लोग। रिएक्टेंट दिया हुआ था तो उससे सैंपल से हम पहले प्योर निकाले और फिर प्रोडक्ट निकाले, और इस सवाल में क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट निकाले और रिएक्टेंट से परसेंटेज प्योरिटी निकाल ली है। ठीक है बच्चों, आ गया ये सवाल समझ में, है ना? नोट कर लो। तो परसेंटेज प्योरिटी सीख गए। क्या नया कॉन्सेप्ट है उसमें? पिछले क्लास में हमको प्योर दिया रहता था पहले से, आज की क्लास में इम्प्योर दिया हुआ है। तो पहले हम इम्प्योर से प्योर निकाले परसेंटेज प्योरिटी से गुना करके, और फिर हम वही काम किए जो पिछले क्लास में करते थे, प्रोडक्ट निकाल लिए। ठीक है, तो बस ये छोटा सा चीज ऐड हुआ है, ज्यादा इसको डिफिकल्ट मत समझना, है ना? देखने में कितना भी कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, है आसान चीज, सवाल करोगे हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और टर्म होता है परसेंटेज एल्ड। ऐसा ही एक और टर्म होता है, रीडिंग देना, परसेंटेज एल्ड। एल्ड का मतलब क्या? उत्पादन, प्रतिशत उत्पादन। अब देखो इसको समझाते हैं। मान लो कि तुम खेत में जो धान का जो बाली होता है, तुम धान लगाए चाहे गेहूं लगाए, तो जब तुम गेहूं लगाते हो तो उस गेहूं का एक पौधा बनता है, और उस पौधे में मान लो 50 दाना होता है। ठीक है, 50 दाना होता है। तो तुम किए क्या कि तुम 10 गेहूं लगाए हो, मान लो 10 लगाए हो, तो तुम्हारा एम क्या है कि एक में 50 आएगा, 10 में 500 आएगा, तुम खुश हो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम अपना कैलकुलेशन किए और तुम ये पाए कि तुमको 500 का जरूरत था, तो तुम सोचे कि बहुत बढ़िया, 1 से 50 मिलता है तो 10 से हमको 500 मिल जाएगा, लगा दिए। बेवकूफ़ हो तुम, नहीं मिलेगा तुमको जितना चाहिए। देखो होगा क्या, जब तुम लगाओगे कुछ तो निकलेगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं। कुछ उगेगा लेकिन हो सकता है कि पानी की कमी से सूख जाए, बचेगा थोड़ा सा ही। उसमें भी क्या होगा कि जब गेहूं आ जाएगा कुछ चिड़िया चुग जाएगी। फिर जब तुम गेहूं काटोगे, खलिहान में ले जाओगे सारा गेहूं, रास्ते में कुछ गिरेगा, वेस्ट होगा, कुछ दाना जो है सड़ जाएगा। कहने का मतलब जितना तुम उत्पादन किए, रियलिटी में तुम जितना एक्सपेक्टेड है, वास्तव में जितना एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कितना था? 500, तुमको 500 मिल नहीं पाता है। 500 में मान लो तुमको 400 ही मिला, तो क्या बताओ तुम्हारा उत्पादन 100% है क्या? तो तुम बोलोगे नहीं है 100%। कितना है फिर? तो 500 में 400 मिला, तो एक में 400 बटा 500, तो 100 में कितना? 400 बटा 500 गुना 100, 80% आ गया। कहने का मतलब 80% उत्पादन है। जहां 100 मिलना चाहिए तुमको 80 ही मिलेगा, जहां 200 मिलना चाहिए 160 मिलेगा, जहां 500 मिलना चाहिए वहां 400 मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है परसेंटेज एल्ड का। बिल्कुल भी टफ नहीं है, अंतर बस इतना है कि पिछले क्लास में प्रोडक्ट जितना बनाते थे उतना नहीं बन के उससे थोड़ा कम बनेगा। क्यों कम बनेगा? क्योंकि कुछ वेस्ट हो जाएगा, है ना, बहुत सारा बर्बाद भी हो जाता है। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो वही रिएक्शन है हमारा, AA प्लस BB बराबर CC प्लस DD, यही है। और क्या सिखाए थे इसमें? ये है मान लीजिए X मोल, और आपका उत्पादन जो है बच्चों वो 100% है। अभी सपोज करो पहला केस ले रहे हैं कि 100% है।
100% का मतलब कि जितना बनना है उतना तुमको मिल जाएगा। तो अगर x मोल लिए हो तो साथ में b कितना लोगे, तो b बाई ए गुना x मोल लोगे। तो जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तो c कितना मिलेगा, तो मिलेगा c बाई ए गुना x, ये मिलेगा d बाई ए गुना x। 100% एल्ड है। अब तक जितना सवाल किए हैं सब में हम 100% मान के चले हैं। लेकिन बच्चों अगर मान लो तुम्हारा एल्ड जो है वो 70% है, 100% नहीं है, 70% है, तो जहां 100 मिलना चाहिए वहां 70 ही मिलेगा। 70% यानी जितना तुमको मिल रहा है उसका 70%, जितना मिल रहा है उतना 70%, उसका 70%। तो मिल रहा था कितना, c बाई ए गुना x, लेकिन अब मिलेगा कितना, इंटू 70 बाई 100। बिल्कुल आसान है, आ गया समझ में। जितना एल्ड होगा उससे गुणा कर देना। कैसे, 100 में मिला 70, तो एक में कितना, 70/100, तो x में कितना, 70/100 गुना x, जितना मिलना चाहिए उसमें 70/100 से गुना हो गया। अगर x मिलना चाहिए तो 70/100 गुना x, अगर y मिलना चाहिए तो 70/100 गुना y, अगर c बाई ए गुना x मिलना चाहिए तो c बाई ए गुना x गुना 70/100। ठीक है, तो d कितना मिलेगा, तो 100% में d बाई ए गुना x मिलना चाहिए था, लेकिन 70% है तो इसका 70% ही मिलेगा, गुना 70/100 कर देंगे। क्लियर हो गया ये। लेकिन तुम बोलोगे b कितना लेना होगा, b कितना लेंगे, क्या ये भी जितना पहले लिए थे उसका 70% लेंगे, तो तुम ही बताओ ना। गेहूं का तुम 10 है ना लगाए थे और तुम पाते हो कि 500 मिलने के बजाय 400 ही मिला, तो तुम अगले साल दिमाग लगाए, तुम सोचे कि ऐसे भी कम मिल रहा है तो पानी कम डालते हैं, पानी अब 80% ही डालेंगे। मान लो पहले एक गेहूं के है ना वो बाली को सपोज करो 1 बाल्टी पानी चाहिए था, तो तुम 10 लगाए थे तो 10 बाल्टी पानी चाहिए था। 500 तुमको मिलना तय था लेकिन मिला 400, तो तू दिमाग लगाया कि फालतू हम 10 बाल्टी पानी डाल दिए, अगले साल से 8 बाल्टी ही पानी डालेंगे, 80% ही डालेंगे हम, है ना। 10 बाल्टी का 80% निकालोगे तो 8 बाल्टी आएगा, तो तुम बेवकूफ़ हो फिर से, है ना। तुम बेवकूफ़ हो क्यों, क्योंकि अगर तुम 8 बाल्टी पानी डालोगे तब तो ऐसे ही कुछ और ज़्यादा सूखेगा। जो मिलना था, जो 80% कम होकर आया था, अब उसका 80% आएगा। कहने का मतलब रिएक्टेंट तो अपने ही रेशियो में रिएक्ट करता है, ठीक है, वो अपने ही रेशियो में कंबाइन करेगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो जितना मिलना चाहिए उससे कम मिलेगा। रीजन क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ हमारा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन तो करता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है कुछ वेपोराइज होकर उड़ जाएगा, जिस पाइप से गिर रहा है उस पाइप के दीवार में सटकर रह जाएगा कोई, है ना। कभी कभी मशीन खराब होता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या कि अगर मान लो कि चेयर तुम बना रहे हो, मान लो चेयर का फैक्ट्री है तुम्हारा, और तुम चेयर का जो पैर होता है, जो टांग होता है, वो तुम कहीं बाहर से मंगवाते हो, तो एक चेयर बनाने के लिए 4 टांग का जरूरत पड़ता है। तो तुम देख रहे हो कि जो भी हम चेयर बनाते हैं, बहुत सारा चेयर टूट जाता है, कुछ पिघल जाता है, कोई बेतरतीब रहता है, कुछ प्लास्टिक वेपोराइज कर जाता है, यानी कि जहाँ 100 मिलना चाहिए वहाँ 80 ही मिलता है, 80%। तो तू दिमाग लगाए कि फालतू हम 4 टांग लगा रहे हैं, जब 80% एल्ड मिलना है तो टांग भी कम कर देते हैं और एक चेयर में 3 ही टांग लगाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना बच्चे। ठीक है, चेयर का बॉडी में 4 टांग तो तुम लगाओगे ही, रेशियो तो मेंटेन करोगे ही। ये तो रेशियो मेंटेन करने के बाद जहां 1000 चेयर मिलना था उसके बावजूद तुमको 800 मिलेगा। कहने का मतलब प्रोडक्ट कमता है, लेकिन रिएक्टेंट जिस रेशियो में पहले था A/B के रेशियो में, वह उसी रेशियो में कंबाइन करेगा, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर अगर पानी बनाते हो तो बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नए तरह का कोई कंपाउंड बना लेगा। वो जब भी कंबाइन करेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो अपने रेशियो में ही कंबाइन करेगा, है ना। H2 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O होता है, ठीक है। तो यहां पे एल्ड हमारा 20% हो, 30% हो, 90% हो, 80% हो, कुछ भी हो, ऑलवेज हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर H2O का 2 मॉलिक्यूल ही बनाएगा, है ना। H2O जो बनेगा उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है उसी के हिसाब से हमारा रिएक्टेंट कंबाइन करता है, ठीक है। तो जो परसेंटेज एल्ड है उसका प्रभाव रिएक्टेंट के रेशियो पे नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब अगर ये x मोल है तो ये कितना आएगा, ये P/A गुना x मोल ही आएगा। रखने का तरीका, अगर तुम रिएक्टेंट से रिएक्टेंट निकाले हो, है ना, तो वहां पे एल्ड नहीं आएगा, इस एरो को क्रॉस करोगे तब जाकर परसेंटेज एल्ड से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अभी हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको पहले तुम नोट कर लो।
चलो देखो बच्चों, ये छोटा सा सिंपल सा सवाल देखा जाए। फिर से वही सवाल कह रहा है KClO3 को गर्म करना है, 245 ग्राम दिया है, परसेंटेज प्योरिटी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब कि प्योर सैंपल है, लेकिन रिएक्शन एल्ड मेंशन किया है, तो हमें एल्ड लेना पड़ेगा। तो क्या लिखा जाए, KClO3 गर्म करोगे, रिएक्शन लिख दो KCl + O2, वही पुराना घिसा पीटा रिएक्शन, बैलेंस हो गया। बोल रहा है क्या कि KClO3 है 245 ग्राम, प्योर है तो 245 ग्राम ही लिख दिए। जब कुछ नहीं लिखेगा तो प्योर है ना। जब कुछ नहीं लिखा, परसेंटेज प्योरिटी का चर्चा नहीं किया, तो वो प्योर है। फिर इसका मोल निकाल लो, 245 है ना, मोलर मास से डिवाइड करो 122.5, आ गया 2 मोल। अब देखो, जो परसेंटेज एल्ड है उसको यहाँ एरो पे लिखने का आर्डर डालना है ना, ताकि गलती ना हो। अब इसे निकालना है ऑक्सीजन, तो पहले 100% बताओ क्या होता है। तो इसका कोफिशिएंट कितना, 3/2 इंटू कितना, 2 मोल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये कब होता है, जब इसका 100% एल्ड होता है, और है कितना 40%, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 40% से। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 इंटू 0.4 यानी 1.2 मोल आ गया। हमसे मास पूछ रहा है, तो मास बराबर हो जाएगा 1.2। कहने का मतलब कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस प्रोडक्ट पे जब जाओगे तो जितना परसेंटेज एल्ड रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, डन हो गया, नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे बच्चों। देखो, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ परसेंटेज एल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा। अभी क्या सीखे थे, जहाँ 500 गेहूं का दाना मिलना था तुमको 400 मिला, तो 500 में 400 मिला तो 100 में कितना, यही काम तो कर रहे हो, 400/500 गुना 100। तो 400 क्या है, 400 है, क्या दिखाए थे, जहाँ 500 मिलना था वहाँ 400 ही मिला, तो एक में कितना मिलेगा, 400/500। तो 100 में कितना मिलेगा, 400/500 गुना 100। अब बताइए, यही हमारा फॉर्मूला आ गया। तो 400 क्या है, 400 हमारा एक्चुअल एल्ड है जो मिल रहा है तुमको, और 500 क्या है, 500 है जो हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, तो परसेंटेज एल्ड बराबर आएगा एक्चुअल एल्ड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम एल्ड। मैक्सिमम क्या होता है, जो हम पिछले क्लास तक निकाल रहे थे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है तो कॉमन सेंस का चीज, लेकिन फिर भी इसको रट जाना है ना, काम आएगा ये। ठीक है, अब एक सवाल दे रहे हैं इस पे, देखो तो सपोज करो दिया है कि 245 ग्राम, फिर से वही ले रहे हैं सिंपल सा, KClO3 सैंपल। ठीक है, 245 ग्राम ऑफ KClO3 सैंपल गिव्स 64 ग्राम ऑफ O2 ऑन हीटिंग। गर्म करने पे 64 ग्राम O2 दिया। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, तो तुमसे पूछेगा क्या, तुमसे पूछ रहा है कि रिएक्शन का परसेंटेज एल्ड क्या होगा, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख दीजिए, 2KClO3 बराबर 2KCl + 3O2। ठीक है, कितना दे रखा है बच्चों, 245 ग्राम। 245 ग्राम 122.5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2 मोल, अभी तुरंत हम निकाले थे। अब 2 मोल से तुम देखो परसेंटेज एल्ड पूछ रहा है, तो परसेंटेज एल्ड बराबर क्या, एक्चुअल एल्ड बाई मैक्सिमम एल्ड गुना 100। तो एक्चुअल तुमको पता है 64 ग्राम मिला है, सवाल में दे दिया कि 64 ग्राम मिला, तो ये एक्चुअल हो गया। तो तुम मैक्सिमम निकाल लो, तो मैक्सिमम कहां से आता है, मैक्सिमम आता है 100% एल्ड से। तो मैक्सिमम कितना होगा बताओ तो, 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा 3 मोल आ गया। 3 मोल बनना चाहिए था, ऑक्सीजन कितना बनना चाहिए था, 3 मोल, और बना कितना है, जरा यहां से मोल निकालो तो 64 ग्राम से मोल कितना होगा, मास बटा मोलर मास, यानी 2 मोल होगा। तो देखो बच्चे, बनना चाहिए था 3 मोल और बना है 2 मोल। ठीक है, बनना चाहिए था 3 मोल, बना है 2 मोल, तो परसेंटेज एल्ड कितना होगा, परसेंटेज एल्ड बराबर एक्चुअल एल्ड। तो एक्चुअल कितना है, 2 मोल है ना, तो लिख दिया 2 हमने। मैक्सिमम कितना है, 3 गुना कर दिया 100 से, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 66.67। ठीक है, आ गया समझ में। तो जब भी तुमसे परसेंटेज एल्ड पूछे रिएक्शन में, जैसे हम पिछले क्लास में निकालते थे वैसा करके मैक्सिमम निकाल लो, और सवाल में एक्चुअल दिया रहेगा, एक्चुअल एल्ड को मैक्सिमम से डिवाइड कर दो, 100 से गुना कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रटने के बजाय हर चीज़ को समझने की कोशिश करना है ना, ये सब जोड़ घटा वाला चीज़ है, सिंपल सामान खरीदना है।
अगर वो सब दिमाग में रखोगे तो कभी रटने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड पूरा देख लिए, है ना। अब जितना सवाल दिया उसको फिर से ट्राई करना है एक बार में, एक साथ एक जगह पे लिख के देखना कि तुमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।